ये है हमारा लेक्चर 2 ज्योग्राफी चैप्टर 3 का क्लाइमेट ऑफ इंडिया। पहले लेक्चर में हम क्या पढ़े हैं कि क्लाइमेट किस टाइप से होते हैं। मैरीटाइम क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड की वजह से क्या है, मॉडरेट क्लाइमेट कैसा है, तो ये हम पहले लेक्चर में पढ़ लिए हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट जो है इंडिया का वो चेंज हो रहा है। उस पर अब जो मान लीजिए यहाँ पर है एमपी है, केरला है, ठीक है, इधर वेस्ट बंगाल है, इधर वेस्ट बंगाल है, तो क्या है एमपी में टेम्परेचर अलग होगा। मान लीजिए हम देखते हैं किस मंथ में, जनवरी में देखते हैं, ठीक है, या जून में देखते हैं, जून में एमपी में क्या होगा, टेम्परेचर बहुत गर्मी है, एमपी में बहुत ज़्यादा गर्मी है, केरला में उतनी गर्मी नहीं है इस टाइम पे, वेस्ट बंगाल में भी थोड़ा कम गर्मी है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अब ये सब क्यों हो रहा है ये हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। अगर हर जगह क्लाइमेट हर जगह चेंज है क्योंकि लोकेशन अलग है, तो सब चीज़ें जो भी फैक्टर्स हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो पहले हम देखते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कि जो लैटिट्यूड्स हैं उनकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब लैटिट्यूड क्या है ये हम पहले लेक्चर में भी पढ़े हैं कि लैटिट्यूड ये है, ठीक है। अब कोई स्टेट यहाँ पर आ रहा है, कोई स्टेट इस जगह पर आ रहा है, इस लैटिट्यूड पे आ रहा है, तो उस लैटिट्यूड की वजह से भी क्या हो रहा है, अब लोकेशन चेंज हो रही है, वहाँ की विंड्स जो है वो अलग होंगी, तो वहाँ का क्लाइमेट भी अलग होगा, ठीक है। पहला फैक्टर है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लैटिट्यूड जो हमारा इंडिया है, टॉप पे देखते हैं, अगर टॉप में क्या है, जम्मू है, तो वहाँ जो टॉप बॉर्डर है हमारा इंडिया का वो किस डिग्री पर है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ, ये लैटिट्यूड है, ठीक है। ये क्या है, ये लैटिट्यूड है, इस डिग्री पर है। और साउथ में जो लास्ट बॉर्डर है वो कितना है, 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ठीक है। मतलब हमारा इंडिया है उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक, ठीक है। और लैटिट्यूड में ही आता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या है, ये लैटिट्यूड है। ये लैटिट्यूड भी हमारे इंडिया को डिवाइड कर रहा है, मीन्स हमारे इंडिया से होते हुए जा रहा है, क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस डिग्री पर है, 27 डिग्री 30 नॉर्थ, ठीक है। अच्छा, 9th में भी हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल, ये सब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़े हैं। फिर हम बता रहे हैं ये लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड, ये सब जो भी चीज़ें हैं, ये सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे अर्थ में ये लाइन खींची हुई है, ये पूरा ऐसे लाइन बनी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ जो साइंटिस्ट हैं या जो भी है, ये हम लोग मतलब लोग आसानी से समझ सकें, उस एरिया को पहचान सकें, उस एरिया में पहुंच सकें, ये सब चीज़ें समझने के लिए सिर्फ इन डिग्रियों में बांटा गया है और उसको लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड में डिवाइड किया गया है, मीन्स उसको बनाया गया है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समझ में आया, 27 डिग्री 30 नॉर्थ। फिर है ये टॉपिक हम मतलब ये पॉइंट इन 3 पॉइंट्स के बाद पढ़ते हैं, ये 2 पॉइंट्स के बाद, ठीक है। पहले देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डू नॉट एक्सपीरियंस ओवरहेड सन लाइक दिल्ली। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ पर है, अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से होते हुए जा रहा है, ठीक है, लगभग बीच से है, तो उस जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर, दिल्ली में भी पहुँच रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिल्ली को भी टच कर रही है। तो वहाँ पर दिल्ली में क्या है, ओवरहेड सन नहीं आता, मीन्स कोई भी टाइम ऐसा नहीं आता है पूरे साल में या कभी भी वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि जो सन है वो जस्ट अबव हो, मतलब जस्ट ओवरहेड हो, ठीक है।
मतलब दिल्ली कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं करता है, वहाँ पर कभी भी सन हेड मतलब ओवरहेड नहीं रहता। ओवरहेड क्या है कि अगर हम जहाँ पर खड़े हैं उसके जस्ट ऊपर जो हमारा सन है वो हमारे जस्ट सर के ऊपर हो, वो क्या होता है, वो ओवरहेड होता है, जो दिल्ली एक्सपीरियंस नहीं करता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ पर, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ पर ओवरहेड सन एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, जैसे दिल्ली। ये पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट है विदिशा इन एमपी एक्सपीरियंस ट्वाइस इन अ ईयर। दिल्ली में एक्सपीरियंस ही नहीं करता, और एमपी जो है, एमपी में एक वो है सिटी है विदिशा। ठीक है, एमपी में ही ये प्लेस है विदिशा, जो एक साल में 2 बार ओवरहेड सन को एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, ओवरहेड सन। ओवरहेड सन कहाँ पर, एमपी के विदिशा प्लेस में ओवरहेड सन कितने बार आता है, एक साल में 2 बार आता है, ट्वाइस इन अ ईयर। समझ आया। दिल्ली में क्या है, एक भी बार नहीं आता, एमपी में है 2 बार आ रहा है। ये सब चीज़ें हैं जो लैटिट्यूड की वजह से थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जहाँ से डिवाइड हो रहा है, तो एक पार्ट तो नॉर्थ का पार्ट हो गया, एक पार्ट साउथ का पार्ट हो गया। नॉर्थ पार्ट में टेम्परेचर कैसा रहता है, टेम्परेट क्लाइमेट रहता है। जो वहाँ का क्लाइमेट रहता है नॉर्दर्न साइड का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अबव का जो भी स्टेट्स हैं, जो भी एरिया है, वो कौन सा क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं, टेम्परेट क्लाइमेट। और जो साउथ का एरिया है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट। समझ आया। और जो साउदर्न पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला पार्ट, साउथ साइड वाला, वो कौन सा जोन है, ये टॉरिड जोन है। ठीक है, कौन सा जोन है, ये टॉरिड जोन है। अभी इतना ही समझ लीजिए, फिर आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे उसमें अगर ये आता है तो उसको हम डिटेल में और समझाएंगे। ठीक है, साउथ में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो नीचे साउथ का पार्ट है, वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और जोन कौन सा आता है, टॉरिड जोन। समझ आया। और नॉर्थ में टेम्परेट क्लाइमेट है, ये हम इसके पहले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। फिर आता है ये केरला, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, नियर इक्वेटर। कुछ स्टेट है मीन्स साउथ, एकदम साउदर्न मोस्ट पार्ट जो है, जैसे केरला और तमिलनाडु है। ठीक है, ये स्टेट्स हैं। और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे लक्षद्वीप है और अंडमान एंड निकोबार है। ये 2 आइलैंड है, ये स्टेट है, ये इक्वेटर के पास आ रहे हैं, वहीं पर इक्वेटर से नियर है, मीन्स पास में है इक्वेटर से। इस वजह से काफ़ी चीज़ें ये जो इक्वेटर में होती है वो चीज़ें ये एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब जैसे ये इक्वेटर है, मतलब ये हमारा इंडिया है। ठीक है, जैसा भी है, ये है, ये तमिलनाडु है, केरला से है, ये साइड नीचे साइड है, इक्वेटर यहाँ पर है, ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर में मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब होती ही है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उससे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट इस एरिया पर भी पड़ेगा। जो अंडमान और लक्षद्वीप आइलैंड है उसका भी, ये भी इक्वेटर के पास आ रहा है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इक्वेटर में हो रही हैं और वो चीज़ें यहाँ पर भी एक्सपीरियंस्ड हो रही हैं। समझ आया, क्लियर हुआ इतना? थोड़ा मैप खराब है बट समझने के लिए समझ आया इतना? ये क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, कि लैटिट्यूड की वजह से क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेस आए। वही लैटिट्यूड की वजह से क्या आया, लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर साइड में जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर अलग है, साउदर्न साइड में अलग है।
नॉर्थ साइड का टेम्परेचर क्लाइमेट अलग है, साउथ साइड का क्लाइमेट अलग है। जो स्टेट्स या जो आइलैंड्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, इक्वेटर के पास आ रही है, तो वो इक्वेटर का क्लाइमेट भी कुछ ना कुछ वो एक्सपीरियंस कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि उसके पास में है। कहीं भी होगा, मान लीजिए ये कोई भी एक प्लेस है, ये एक प्लेस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब ये क्योंकि ये पास में है तो हम नहीं कहते हैं कि पूरे स्टेट को ही, मतलब पूरे स्टेट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट में तो गर्मी होगी ना, जिसके पास का एरिया होगा वहाँ पर तो गर्मी होगी। वही सेम चीज़ें हैं, जो इक्वेटर के पास है तो वो आसपास के एरिया को वहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर हुआ इतना? नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सी। सी से मीन्स ओशियन है, सी है, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उससे जो दूर है एरिया, उसमें अलग इफेक्ट पड़ेगा क्लाइमेट पर, और जो उसके पास में एरिया है, जो स्टेट्स हैं, उस पर अलग इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, मीन्स अलग क्लाइमेट होगा। नियर सी मॉडरेट क्लाइमेट। जो वाटर बॉडीज़ के पास है, जो सी के पास में एरियाज़ हैं, जैसे कौन कौन से हैं? तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, ये सब क्या है? ये सब स्टेट हैं जो वाटर बॉडीज से घिरे हुए हैं पेनिनसुलर रीजन में। पेनिनसुलर रीजन कौन सा है? वो रीजन जो पूरी किसकी तरफ घिरे हुए हैं? तीनों तरफ वाटर बॉडीज से घिरे हुए हैं, ठीक है, ये पेनिनसुलर रीजन में आए ये कुछ स्टेट्स। और यहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं जो वाटर बॉडीज के पास में है, उनका क्लाइमेट कैसा है? मॉडरेट क्लाइमेट है। हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, मॉडरेट क्लाइमेट और मैरीटाइम क्लाइमेट। मॉडरेट और या तो इसे मॉडरेट क्लाइमेट और इसी का नाम मैरीटाइम क्लाइमेट भी है। ये समझ आया? नेक्स्ट है जो ओशियन के पास रहते हैं, मतलब जो भी एरियाज है ओशियन के पास, उन पर सी ब्रिजेस और लैंड ब्रिजेस से भी इफेक्ट पड़ते हैं। सी ब्रिजेस और लैंड ब्रिजेस क्या है? ये हम 9th क्लास में पढ़े थे। फिर बताते हैं सी ब्रिजेस क्या है। सी ब्रिजेस जो भी विंड्स हैं, जो एयर है, वो सी से लैंड में जा रही है, और सी से लैंड में ये एयर कब ब्लो होती है? आफ्टरनून में, ठीक है, मीन्स दोपहर में। अब मानिए ये है, ठीक, ये पूरा वाटर बॉडीज है, ये वाटर बॉडीज हैं, ये एरिया है। अब बहुत ज़्यादा, अब दोपहर में क्या होगी? सन की रेज आएंगी, पूरी बहुत तेज गर्मी होगी, पूरी सन की रेज आ रही हैं। अब सन की रेज आ रही हैं, उसकी वजह से, गर्मी की वजह से वाटर का टेम्परेचर हाई हुआ, और जो वाटर है वो क्या हुआ? भाप बनकर उड़ा, उसका मॉइस्चर एयर ने अपने साथ मिला लिया। अब विंड जब ब्लो करेगी, ये सी है, और सी से जब लैंड में जाएगी, कहाँ से? सी से लैंड में वो एयर ब्लो कर रही है, कब? आफ्टरनून में, ठीक है। तब ये कौन सा ब्रिज हो जाएगा? ये हो जाएगा सी ब्रिज, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी ब्रिज। अब जब एरिया ठंडा हुआ, पानी क्या है? वाटर का टेम्परेचर जल्दी ठंडा हो जाता है, जो अपर सरफेस है टेम्परेचर जल्दी ठंडा हो जाता है। सूरज चला गया, ठीक है, सन रेज खत्म, शाम हो गई, रात हो गई। अब क्या होगा? लैंड का टेम्परेचर हाई होगा। लैंड का टेम्परेचर क्या हुआ? हाई हुआ। अब ये एयर ऊपर की तरफ अब हल्की हो गई। अब गर्म क्या होता है? जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना वहाँ पर एयर कैसी होगी? हल्की एयर होगी, वो ब्लो करेगी, बहेगी। अब वो किधर बहेगी? लैंड से जो सी की तरफ एयर जा रही है, लैंड से सी की तरफ जा रही है, वो कौन सी ब्रिज हो गई? लैंड ब्रिज हो गई,
समझ आ रहा है? सी ब्रिज क्या है? जो एयर सी से लैंड में जा रही है वो सी ब्रिज, जो एयर लैंड से सी में जा रही है वो लैंड ब्रिज। समझ आया? क्लियर हुआ इतना? अब सी से लैंड में आ रही है, कैसी एयर आ रही है उससे भी इफेक्ट पड़ रहा है उस एरिया पर। लैंड से सी में जा रही है, उससे भी एरिया पर इफेक्ट क्लाइमेट पर, टेम्परेचर पर पड़ रहा है। समझ आया? नेक्स्ट है, जैसे मुंबई लोअर देन दिल्ली। मुंबई का टेम्परेचर जो एनुअल रेंज टेम्परेचर है वो दिल्ली से कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये सी के पास में है। मुंबई क्या है? सी के पास है, मॉइस्चर उसके पास आ रहा है, नमी बनी हुई है, इस वजह से टेम्परेचर जो है वो लो है। किसके कंपैरिजन में? दिल्ली के कंपैरिजन में। एनुअल रेंज टेम्परेचर क्या है? जो पूरे साल भर में जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होगा उसी को कहते हैं एनुअल रेंज टेम्परेचर। और मुंबई का टेम्परेचर दिल्ली के टेम्परेचर से कम है, क्योंकि मुंबई सी के पास में है और दिल्ली सी से बहुत दूर है। समझ आ रहा है इतना? और ये जो पास में है, सी के पास में, वहाँ का टेम्परेचर क्या है? मॉडरेट क्लाइमेट है। मतलब क्लाइमेट कैसा है? मॉडरेट क्लाइमेट। और जो सी से काफ़ी दूर पर है उनका क्लाइमेट कैसा है? कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। कैसा है? कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट है, कौन कौन सी वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है हमारा इंडिया? कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन। ये कुछ सी है, ओशियन है, जिनसे इंडिया के मतलब इंडिया में जो भी एरियाज हैं उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। इन ओशियन की वजह से ही साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है। कौन सा मानसून? साउथ वेस्ट मानसून। जिससे क्या हो रही है? रेनफॉल हो रही है, पूरे इंडिया में रेनफॉल हो रही है। और किस मानसून की वजह से? साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। जून से सितंबर में। ठीक है? क्लियर हुआ? अगर आपको नोट करना है, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा है नोट करना है, तो आप स्टार्टिंग में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें कवर हो गई हैं इसमें, तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है? जो ब्लू से लिखा हुआ है ये पॉइंट्स अगर आप लिख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, तो ये एग्ज़ाम टाइम में लिखने के लिए बहुत ही इजी रहेगा। ठीक है? नेक्स्ट है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है? ये हम पहले भी पढ़े हैं। 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर एसेंट। मतलब जितना एसेंट है 165 मीटर एसेंट मीन्स जितना हम ढलान में जाएंगे या जितना हम नीचे या ऊपर जाएंगे उतना ही 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। ठीक है? लैप्स रेट क्या है? लैप्स रेट है जैसे जैसे हम अपनी हाइट को मीन्स जो एरिया है जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। हम हाइट को इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। यही क्या है? लैप्स रेट है। और 165 मीटर अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है। मतलब हाइट अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं और हम एल्टीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं, तो क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होगा। समझ आया? जैसे शिमला काफ़ी ऊपर है, काफ़ी एल्टीट्यूड पर है, और दिल्ली शिमला से नीचे है, तो दिल्ली में कैसा टेम्परेचर होगा? ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मीन्स गर्मी होगी। लेकिन शिमला में ठंड है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी मतलब हाई एल्टीट्यूड पे है, दिल्ली से काफ़ी ऊपर है। तो जितना ऊपर होगा
दिल्ली से जितना एल्टीट्यूड पर होगा तो 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, वैसे ही उतना ही टेम्परेचर कम होता जाएगा। समझ आ गया? क्लियर हुआ? डिस्टेंस फ्रॉम सी, एल्टीट्यूड, और एक हम पहला क्या पढ़े हैं, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। नोट कर लीजिए, हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर क्या है, हिमालयाज। हिमालयाज क्या है, ये जो हिल्स हैं, ये पहाड़ियाँ जो हैं हिमालय की, इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट पर। हिमालय में मतलब हिमालयाज जो है वो कैसे, ग्रेट एल्टीट्यूड, मतलब एल्टीट्यूड काफ़ी उनका हाई है, काफ़ी ऊंचाई पर है। और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब जैसे यहाँ से हिमालयाज फैला हुआ है, यहाँ से इस लैटिट्यूड से यहाँ तक, ये एक लैटिट्यूड है, इस जगह से इस जगह तक पूरा फैला हुआ है, ये क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट मतलब ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन तक पूरा ये हिमालय है। समर में, इन समर साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, जो साउथ वेस्ट मानसून है जो समर में आ रहा है, हमारी इंडिया एक्सपीरियंस कर रही है जून से सितंबर में, समर सीजन में, वो साउथ वेस्ट मानसून अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल से आ रही है और हिमालयाज को इंटरसेप्ट कर रही है, मतलब हिमालयाज से होकर आ रही है। ठीक है, उससे भी हिमालय भी क्या कर रहा है, उसको मॉइस्चर दे रहा है। हिमालय में काफ़ी ठंडी है, उससे टच होकर आ रहा है, वहाँ तक जा रहा है, उससे टच होकर वो विंड्स आ रही हैं, उससे भी टेम्परेचर कैसा हो रहा है, थोड़ा कूल हो रहा है। नेक्स्ट है इन विंटर में प्रिवेंट फ्रॉम कोल्ड फ्रीजिंग विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड साइबेरिया। विंटर में क्या हो रहा है, कोल्ड फ्रीजिंग विंड्स, बहुत ही ज़्यादा ठंडी विंड्स जो चल रही हैं, और वो इतनी ज़्यादा ठंडी है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे हैं, मतलब इतनी ठंडी विंड है कि वो विंड्स क्या कर रही है, उसको फ्रीज करते हुए चल रही है। ठीक है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है, 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे है, मीन्स माइनस में है। ठीक है, माइनस में टेम्परेचर है उस विंड का। अब वो विंड से बचा रहा है कौन, हिमालयाज, कि कहाँ पर, सेंट्रल एशिया और साइबेरिया। सेंट्रल एशिया और साइबेरिया से काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा बह रही है। ठीक है, अब लेकिन हिमालयाज इतना बड़ा है, इतना एक्सटेंट फैला हुआ है, काफ़ी ऊंचाई पर भी है, काफ़ी ऊंचाई है उसकी, हिमालयाज की, उससे क्या हो रहा है, ये हवाएं क्या हो रही हैं, रुक जा रही हैं, जो हमारे इंडिया में इंटर नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, इस वजह से हमारे इंडिया में किसी भी स्टेट में टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे नहीं जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर नहीं जाता, मीन्स माइनस में बहुत कम नहीं जाता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट पर हमारे इंडिया का टेम्परेचर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि जो हिमालय है वो क्या कर रहा है, ये जो फ्रीजिंग विंड्स आ रही हैं, इतनी ज़्यादा कोल्ड विंड आ रही है, उसको क्या कर रही है, उससे बचा रही है। ठीक है, समझ आया? नॉर्दर्न प्लेन मिल्ड विंटर, जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ से मतलब जो हमारे इंडिया का नॉर्दर्न साइड है, वहाँ पर जो प्लेन्स है, जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर कैसी ठंड है, मिल्ड विंटर है। मिल्ड विंटर मतलब ना तो बहुत कम ठंड है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड है। ठीक है, मीन्स मीडियम में है, ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है, मॉडरेट है। समझ आया? हिमालय क्यों मतलब फैक्टर है हिमालय, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एक तो इफेक्ट पड़ रहा है जो अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से, इन जगहों से जो एयर विंड आ रही है, मॉइस्चर ली हुई है, ये साउथ वेस्ट मानसून है, हिमालय से हो रही है, मतलब हिमालय से टच हो रही है। उससे क्या होगा, जो हिमालय का भी टेम्परेचर, वहाँ की भी एयर अपने साथ ले लेगी, उससे क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ का टेम्परेचर
ठंड हो जाएगा, गर्मी का सीज़न है, टेम्परेचर क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा वैसे ठंड नहीं है, ठंड नहीं रहती है। समर सीज़न में जून से सितंबर मानसून सीज़न में क्या होता है, हल्का ठंडक रहती है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है। एक तो ये हो गया समर में हमें बचा रही है, दूसरा है साउथ वेस्ट मानसून, और दूसरा क्या है, विंटर में हमें फ्रीजिंग पॉइंट से बचा रही है। मीन्स जो कोल्ड फ्रीजिंग विंड्स हैं सेंट्रल एशिया से और साइबेरिया से आ रही हैं, ब्लो कर रही हैं, उनसे बचा रही है, प्रिवेंट कर रही है। समझ आया? नॉर्दर्न प्लेन्स का टेम्परेचर कैसा है, जो विंटर कैसी है, मिल्ड विंटर है। इतना समझ आया हिमालयाज़ के बारे में। अगर मान लीजिए ये हिमालयाज़ नहीं होता, अगर हमारे इंडिया में हिमालयाज़ प्रेजेंट नहीं होता, हिमालय के प्रेजेंट ना होने से क्या होता, हिमालय अगर प्रेजेंट ना होता, उसके एब्सेंस में क्या होता, ये जितनी भी कोल्ड विंड्स हैं ये हमारे इंडिया में इंटर करती, जितनी भी कोल्ड विंड्स हैं हमारे इंडिया में इंटर करती, उससे मतलब क्या होता, हर जगह ठंडक होती है, वो एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। जो हमारे इंडिया में मतलब स्टेट्स हैं या एरियाज़ हैं, उसमें क्या होता, सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट होते, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा कोल्ड है ये, मतलब इतनी ज़्यादा विंड जो है इतनी ज़्यादा कोल्ड है, तो क्या कर दी, सबको जमा देती, जो रेनफॉल आ रही है, जो मानसून आ रहा है वो भी नहीं आ पाता, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता, पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि जो भी ग्रीनरी है, मीन्स जो भी पेड़ पौधे हैं वो होते ही नहीं, ठीक है। इस वजह से क्या होता, सब डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता। समझ आया? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं इसका। फिफ्थ फैक्टर क्या है? फिफ्थ फैक्टर है विंड। विंड की वजह से क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? पहला है इन समर लो प्रेशर ओवर नॉर्दर्न प्लेन्स एंड हाई प्रेशर ओवर वाटर बॉडीज। समर में क्या होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स पर हाई प्रेशर होता है, सॉरी लो प्रेशर होता है। नॉर्दर्न प्लेन्स में कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर है, और वाटर बॉडीज में कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर है। समझ आया? समर में क्या होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में लो प्रेशर होता है और जो वाटर बॉडीज हैं उसमें हाई प्रेशर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि समर सीजन में जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उस साइड पर सन की रेज ज़्यादा जा रही है, ठीक है। इस वजह से क्या हो रही है, जो एयर है वो ऊपर हो रही है, जो भी लैंड में एयर है वो हल्की हो रही है, तो वहाँ पर कैसा है, प्रेशर लो है। एयर हल्की है, प्रेशर लो है। जहाँ पर और वाटर बॉडीज में क्या है, एयर बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर प्रेशर कैसा है, हाई प्रेशर है। समझ आया? फिर है एयर ज़्यादा, मतलब कि जो वाटर बॉडीज में जो एयर है वो कैसी है, भारी है, क्योंकि उतना ज़्यादा वहाँ पर रेज उस टाइम पर नहीं पड़ रही है। सन की रेज उस टाइम पर वहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही है वाटर बॉडीज में, इस वजह से यहाँ का प्रेशर हाई है और नॉर्दर्न प्लेन्स का लो है। यहाँ पर हल्की एयर है, वाटर बॉडीज में हैवी एयर है, ठीक है। साउथ ईस्ट ट्रेड डिफ्लेक्ट राइट एंड बिकम साउथ वेस्ट मानसून। अब ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर पर जाएगी, जो भी एयर है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जाएगी, तो विंड जो है वो कैसे ब्लो कर रही है, साउथ से ईस्ट, साउथ से ईस्ट ही ब्लो कर रही है। लेकिन जब ये इक्वेटर के पास जाती है, साउथ ईस्ट विंड जो है ये जब ब्लो कर रही है, जब ये इक्वेटर के पास जा रही है, तो इक्वेटर के पास जा रही है तो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है। ये क्या है, ठीक, कैसी है, साउथ ईस्ट की तरफ है, साउथ से ईस्ट की तरफ जा रही है। इक्वेटर के पास, ये मान लीजिए इक्वेटर है, जैसे ही ये एयर विंड इक्वेटर के पास पहुंची, क्या हो गई, एयर डिफ्लेक्ट हो गई किस साइड, वेस्ट की तरफ,
किधर डिफ्लेक्ट हो गई, वेस्ट की तरफ। और ये क्या कॉज कर रहा है, ये विंड क्या कॉज कर रही है, साउथ वेस्ट मानसून। इस वजह से इसे साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। क्यों, क्योंकि साउथ से ईस्ट में ये विंड ब्लो कर रही है, वाटर बॉडीज से जो भी एयर है ये मॉइस्चर को लेकर के साउथ से ईस्ट तरफ मूव कर रही है। लेकिन जब ये इक्वेटर के पास पहुंची, इक्वेटर ने क्या कर दिया, इसको राइट तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया। जब राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी तो इस ईस्ट से किधर आएगी, राइट वेस्ट की तरफ आ गई। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। इसकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून आता है। ठीक है, हमारे पूरे होल इंडिया में कौन सा मानसून आ रहा है, साउथ वेस्ट मानसून। समझ आया। इक्वेटर के पास से क्यों डिफ्लेक्ट हो रही है, 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। क्योंकि जब अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है तो इक्वेटर के पास क्या है, इक्वेटर पर जो लैटिट्यूडनल है, लैटिट्यूडनल मतलब यहाँ पर जो एरिया है बहुत ज़्यादा बड़ा है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल के कंपैरिजन में इक्वेटर के पास बहुत ज़्यादा एरिया है। ठीक है, सर्कुलर है। इस वजह से जब ये रोटेट करेगी और काफ़ी तेज़ी से रोटेट कर रही है, उससे क्या हो रहा है, विंड्स क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं कोरियोलिस फोर्स की वजह से। समझ आ गया। नेक्स्ट है, इन विंटर हाई प्रेशर ओवर प्लेन्स। विंटर में क्या होगा, हाई प्रेशर किसके ऊपर होगी, प्लेन्स के ऊपर होगी। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उसके ऊपर कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर है। क्यों, विंटर है, में सन की रेज ज़्यादा नहीं आएंगी, ठंड है, मॉइस्चर को उतना नहीं ले रही है, हवा हल्की नहीं है, जो एयर है, जो विंड है वो हैवी है। इस वजह से प्रेशर कैसा है, हाई प्रेशर है। एंड लो प्रेशर ओवर वाटर बॉडीज। लो प्रेशर है किसके ऊपर, वाटर बॉडीज के ऊपर, क्योंकि उधर सन की रेज बहुत जा रही है और उससे वाटर बॉडीज से एयर क्या हो रही है, जो वाटर वेपर्स है वो इवेपोरेट हो रहे हैं और मूव कर रहे हैं, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। जो विंड्स हैं, जितनी भी एयर्स हैं, वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो क्या हुआ, कहाँ से मूव करेंगी, वाटर बॉडीज से अब नॉर्दर्न प्लेन्स में आएंगी। कोल्ड ड्राई एयर फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन्स टू पेनिनसुलर इंडिया। अब विंटर है, विंटर में नॉर्दर्न प्लेन्स में हाई प्रेशर है। ठीक है, सॉरी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ जाएंगी। तो कोल्ड ड्राई एयर है नॉर्दर्न प्लेन्स में। प्लेन्स में कैसा है, फिर से समझाते हैं। वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज में ड्राई एयर तो होंगी नहीं, कैसी एयर है, मॉइस्चर है उसमें, उन एयर में। लेकिन ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स में एयर है जहाँ पर हाई प्रेशर है, वो कैसा है, ड्राई है, मॉइस्चर तो है नहीं उसमें। क्या होगा, एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगी, तो किधर से होते हुए जाएगी, नॉर्दर्न प्लेन से पेनिनसुलर इंडिया में जाएगी। नॉर्दर्न प्लेन्स में हाई प्रेशर है, वाटर बॉडीज में लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगी, मतलब नॉर्दर्न प्लेन से पेनिनसुलर इंडिया में जाएगी। और कैसी हवा को लेकर जाएगी, कोल्ड हवाओं को लेकर जाएगी पेनिनसुलर इंडिया में। समझ आया। विंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कॉज नॉर्थ ईस्ट मानसून। विंड कैसी ब्लो कर रही है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ ब्लो कर रही है। इस वजह से क्या कॉज हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। विंड किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, मीन्स नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आ रही है, नॉर्थ डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में आ रही है। और ये विंटर में क्या कॉज कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। समझ आया। समर में साउथ वेस्ट मानसून, विंटर में नॉर्थ ईस्ट मानसून। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। समझ आया इतना। विंड्स में बस इतना याद रखना है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स में कैसा प्रेशर है समर में, विंटर में कैसा प्रेशर है।
किधर से किधर विंड ब्लो कर रही है, बस ये याद रखना है। और साउथ वेस्ट विंड की वजह से ही मॉनसून आएगा। वाटर बॉडीज अगर मॉइस्चर ले रही है और वो एयर ब्लो नहीं कर रही है, विंड्स ब्लो नहीं कर रही है, तो रेनफॉल होगी ही नहीं, रेनफॉल कहीं होगी ही नहीं, वहीं पर इवेपोरेट होगा, वहीं पर क्लाउड का फॉर्मेशन होगा वाटर बॉडीज के ऊपर, और वहीं पर फिर से वापस से रेनफॉल हो जाएगी। विंड ब्लो कर रही है, विंड है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ब्लो कर रही है, मूव कर रही है, इस वजह से क्या हो रही है, रेनफॉल हो रही है पूरे इंडिया में। समझ आ गया इतना? नोट कर लीजिए। हम सिक्स्थ फैक्टर देखते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ फैक्टर, क्या है, फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी क्या है, मतलब जो फीचर्स हैं, जो रिलीफ फीचर्स हैं, जैसे पहाड़ हैं, हिल्स है, ये सब की वजह से जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, ठीक है, कहीं पर कोई पहाड़ आ गया, कोई ऐसी जगह आ गई, कोई प्लेट्यू ऐसा आ गया जिसकी वजह से विंड रुक रही है, विंड जा नहीं पा रही है, करंट रुक रहा है, जो ओशियन करंट है वो रुक रहा है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो वही सब चीज़ें क्या है, फिजियोग्राफी। मतलब जो भी जोग्राफिकल चीज़ें हैं, जो जोग्राफिकल चीज़ें हैं, जो नेचुरली जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, हिल्स है, प्लेट्यूज हैं, ये सब जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, उसकी वजह से इफेक्ट जो पड़ रहा है क्लाइमेट पर, वो क्या है, फिजियोग्राफी। ये सब चीज़ें क्या है, फिजियोग्राफी। और वह हमें पढ़ना क्या है कि इफेक्ट क्या पड़ रहा है फिजियोग्राफी से, ठीक है। पहला है वेस्टर्न घाट्स ब्लॉक अरेबियन सी करंट। अरेबियन सी से जो करंट आ रहा है, करंट हम पढ़ चुके हैं, ओशियन करंट, ये हम पढ़े 9th क्लास में। तो जो अरेबियन सी से जो करंट आ रहा है, उससे कौन रोक रहा है, वेस्टर्न घाट रोक रहा है। जो वेस्टर्न घाट्स हैं, जो वेस्टर्न साइड के जो घाट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अरेबियन सी के करंट को रोक रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से करंट कॉजेज हैवी ओरोग्राफिक रेनफॉल वेस्टर्न साइड में। समझ आया? देखिए क्या है, ये वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। अरेबियन सी करंट यहाँ जा रहा है। अब ये करंट क्या हुआ, अब ये घाट जो है, मान लीजिए काफ़ी ऊंचाई पर है, काफ़ी ऊंचाई पर है, सब प्लेट्यू है, हिल्स की तरह है, जो वो क्या कर रहा है, अरेबियन सी के करंट को रोक रहा है, आगे जाने नहीं दे रहा है, ठीक है। अब फोर्स काफ़ी रहता है, करंट काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। करंट क्या है, ओशियन करंट क्या है, याद करिए, 9th क्लास में पढ़े हैं। क्या है ये, जो भी मतलब एक वे फिक्स्ड है, मतलब एक वे में क्या कर रहे हैं, वाटर काफ़ी तेज़ी से फ्लो कर रहा है, एक पाथ में वाटर काफ़ी तेज़ी से फ्लो कर रहा है, काफ़ी स्पीड में, वही क्या है, ओशियन करंट है। समझ आया, याद आया, ठीक है। तो ये अरेबियन सी है, यहाँ से करंट आया, ये वेस्टर्न घाट है, ये ब्लॉक कर लिया। अब इतना तेज से आया तो क्या होगा, इसके साथ मॉइस्चर है, मॉइस्चर जरूर ऊपर आएगा, एयर है। अब करंट तो कुछ भी हो सकता है, वार्म करंट भी ब्लो करता है, कोल्ड करंट भी होते हैं, ठीक है। मान लीजिए अब यहाँ तक करंट आया, एयर क्या हुई, ऊपर गई, आगे जा नहीं पाया, इस करंट से जो भी एयर आनी थी वो आगे नहीं जा पाई, इस साइड नहीं गया, अब यहीं पर रह गया, तो एयर क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ऊपर चली जाएगी, डायरेक्ट क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ये एयर ऊपर गई, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, और रेनफॉल भी वहीं पर हो जाएगी, रेनफॉल वहीं पर होगी, किस साइड, वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड ही ये बारिश होगी, ठीक है। नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से समझा रहे हैं। अरेबियन सी करंट आया, ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड, ये क्या है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, अब ये वेस्टर्न घाट है, तो अब ये मान लीजिए ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है।
ये वेस्टर्न घाट हुआ, ये वेस्टर्न घाट है, ये करंट आ रहा है। ये वेस्ट साइड हुआ, ये ईस्ट साइड। अगर हम सिर्फ वेस्टर्न घाट का पार्ट देखें तो ये वेस्ट साइड हुआ, ये ईस्ट साइड हुआ। अब ये वेस्ट साइड में ही तो क्या है, वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड में जब ये करंट टकराएंगी, एयर सारी ऊपर गई, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, रेनफॉल हुआ। रेनफॉल उधर होगी, किधर होगी, वेस्टर्न साइड में। क्यों? क्योंकि इस करंट की जो भी मॉइस्चर था वो आगे नहीं जा पाया। किसकी वजह से? वेस्टर्न घाट की वजह से। समझ आया? और कैसी रेनफॉल है? ओरोग्राफिक रेनफॉल है, हैवी ओरोग्राफिक रेनफॉल, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से करंट आ रहा है और काफ़ी जो वाइड होता है, मीन्स जिनकी चौड़ाई होती है, जो जिस पाथ पर करंट फ्लो करता है काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी स्पीड से होता है, तो उतनी ज़्यादा एयर ऊपर जाएंगी। ठीक है, इस वजह से हैवी रेनफॉल होती है। किस साइड? वेस्टर्न साइड। समझ आया? कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है? ओरोग्राफिक रेनफॉल भी हम 9th क्लास में पढ़े हैं, फिर बता देते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल ऐसी रेनफॉल होती है जो किसी रिलीफ फीचर से, मीन्स रिलीफ फीचर्स क्या है, जो भी जैसे प्लेट्यूज है, हिल्स है, इन सब से कोई हवाई मॉइस्चर ली हुई है। ये मान लीजिए कोई पहाड़ है, ठीक है, हिल्स है। अब ये हवा बहुत तेज़ी से ब्लो कर रही है और ये आकर इधर टकरा गई। अब इस साइड कैसे जा पाएगी, क्योंकि इतना बड़ा हिल, मतलब इतना ज़्यादा बड़ी पहाड़ है, इतना बड़ा प्लेट्यू है, कैसे जा पाएगी उस साइड? नहीं जा पाएगी। एयर यहाँ से टकराई और ये सारी एयर ऊपर चली गई, ऊपर गया, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ और रेनफॉल भी इधर ही हो जाएगी, क्योंकि क्लाउड का फॉर्मेशन भी इस साइड हुआ है, रेनफॉल भी इधर ही हो जाएगी। ऐसी रेनफॉल को ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। ठीक है, ऐसी रेनफॉल जो किसी रिलीफ फीचर से टकराने के बाद ऊपर फॉर्मेशन हुआ क्लाउड का, रेनफॉल हो गई, ऐसी रेनफॉल को ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। समझ आया? भूलिएगा नहीं, क्योंकि इसे हम दोबारा पढ़ रहे हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल को हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। समझ आया? नेक्स्ट है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु लाई लीवर्ड रीजन रिसीव स्कैंटी रेनफॉल। लीवर्ड रीजन से कुछ याद आ रहा है? ये भी हम 9th क्लास में पढ़े हैं। लीवर्ड रीजन क्या है? ये क्या है? ये पहाड़ है, ठीक है, कोई माउंटेन है। अब मानिए इधर से करंट आ रही है, हमेशा इधर ही से विंड ब्लो कर रही है, इधर से विंड नहीं आ रही है, विंड इधर से नहीं आ रही है, विंड इधर ही से जा रही है, तो क्या होगा? इस साइड तो जा नहीं पा रही है विंड, तो जिस साइड विंड नहीं जाएगी उस साइड क्या, वो कौन सा रीजन होता है? लीवर्ड। कौन सा रीजन? लीवर्ड रीजन या लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड। ठीक है, अब कुछ एरियाज हैं, मान लो क्लाउड का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ तो थोड़ा बहुत आगे खिसक गया, थोड़ा बहुत मूव कर गया और थोड़ी सी बारिश इस साइड हो गई, या तो बारिश होगी ही नहीं उस साइड, लीवर्ड साइड, या तो बहुत ही कम रेनफॉल होगी। तो वो रीज़न कौन सा आ रहा है? कुछ एरियाज हैं कर्नाटका में, कुछ पार्ट ऐसा है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो लीवर्ड रीजन में आ रहे हैं। किस रीजन में? लीवर्ड रीजन में, मतलब जिस साइड ये क्या हो रही है, एयर नहीं टकरा रही है, आगे जा ही नहीं पा रहा मॉइस्चर, उसकी वजह से रेनफॉल क्या है? बहुत ही कम रेनफॉल है। स्कैंटी रेनफॉल मतलब लेस रेनफॉल है। ठीक है, अब कुछ ज़्यादातर एयर तो यहीं पर आ जाएंगी, कुछ एयर, कुछ मॉइस्चर उधर चला गया लीवर्ड रीजन में, तो उसी से बारिश हो गई, या फिर क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, थोड़े बहुत क्लाउड्स उधर चले गए, उससे जो काफ़ी, मतलब जो भी रेनफॉल होंगी वो क्या होंगी? कम होंगी। वो क्या है? स्कैंटी रेनफॉल है। कहाँ कहाँ पर? कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में
कुछ ऐसे रीजन हैं जो लीवर्ड रीजन में आते हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जो लीवर्ड रीजन में आते हैं, जिससे रेनफॉल कैसी हो रही है, काफ़ी लो रेनफॉल हो रही है, स्कैंटी रेनफॉल है। समझ आया ये। नेक्स्ट आते हैं नैरो वैलीज ऑन साउदर्न स्लोप ऑफ मेघालय प्लेट्यू एबल टू, ये BOB क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए, बे ऑफ बंगाल करंट हैवी ओरोग्राफिक रेन। क्या है, साउदर्न स्लोप है किस साइड का, मेघालय प्लेट्यू का, मेघालय प्लेट्यू है साउदर्न साइड का, साउदर्न स्लोप, ये मान लीजिए ये मेघालय का प्लेट्यू है, ये साउदर्न स्लोप है, ये साइड नीचे साइड ये साउदर्न स्लोप है। यहाँ पर वैली कैसी है, नैरो वैली है, नैरो वैली है। वैली क्या है, ये सब काफ़ी ढेर सारे माउंटेन्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रास्ता गया ये क्या है, वैलीज हैं, काफ़ी पतली पतली वैलीज हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर करंट जा पा रहा है। वेस्टर्न घाट में क्या हो गया, एकदम रुक गया। मेघालय प्लेट्यू में कुछ जगह वहाँ पर है जिसकी वजह से वो करंट आगे जा पा रहा है, किसकी वजह से, बे ऑफ बंगाल करंट है, जो साउदर्न स्लोप में नीचे साइड में जो नैरो वैलीज गई हुई हैं वहाँ से कुछ करंट जा रहा है, ठीक है। और करंट तो पहले ही रुक गया ना, क्योंकि इतना ज़्यादा, अब काफ़ी ज़्यादा एरिया से काफ़ी तेज़ी से फ्लो कर रहा है वो करंट, काफ़ी ज़्यादा है। अब वहाँ पर नैरो वैली है, मीन्स काफ़ी कम एरिया से वो गुजरेगा वो करंट, इस वजह से सारे करंट तो वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, जितना आया करंट उतना तो नहीं जा पाएगा, कुछ जा रहा है, ठीक है, पूरी तरह से रुक नहीं रहा है। अब जो जा रहा है उसकी वजह से भी, मतलब जो रुक जा रहा है उससे भी क्या हो रही है, ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रही है, हैवी रेनफॉल हो रही है, ठीक है, समझ आया। फिर से बता रहे हैं, मेघालय प्लेट्यू है, उसमें कुछ वैलीज बनी हुई हैं, साउदर्न नीचे साइड में कुछ वैलीज बनी हुई हैं। अब सारा करंट तो नहीं चला जाएगा उस वैली में, क्योंकि नैरो है, काफ़ी कम है जो एरिया फ्लो करने का, इसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा पार्ट तो बाहर रह गया, ज़्यादा पार्ट तो मेघालय प्लेट्यू के पास रह गया। वो जब प्लेट्यू से टकराया, एयर क्या हुई, ऊपर गई, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, रेनफॉल हुई, ठीक है। उस रेनफॉल को क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, ठीक है। और मेघालय प्लेट्यू में ये ओरोग्राफिक रेनफॉल किसकी वजह, किस करंट की वजह से हो रही है, बे ऑफ बंगाल से जो करंट आ रहा है उसकी वजह से ये रेनफॉल हो रही है। समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है इतना। जैसे चेरापूंजी एंड मौसिनराम इन खासी हिल्स, चेरापूंजी और मौसिनराम है खासी हिल्स में, ये किस साइड है, मेघालय प्लेट्यू साइड में है। तो यहाँ पर रेनफॉल कितनी हो रही है, 1102 सेंटीमीटर, 1102 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है, ठीक है। और मौसिनराम में 1221 मीन्स 1221 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है। खासी हिल्स में है चेरापूंजी और मौसिनराम, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, क्यों, क्योंकि ये लीवर्ड साइड नहीं है, ये इस साइड है, जिस साइड एयर लड़ रही है, टकरा रही है, उससे जो ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रही है उससे है। अब ये जो इतने सेंटीमीटर दिया हुआ है ये एनुअली दिया होता है, ठीक है, ये रेनफॉल एनुअली रेनफॉल देता है कि एक साल में कितनी रेनफॉल हो रही है। चेरापूंजी में 1102 हो रही है और मौसिनराम में 1221 सेंटीमीटर हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम देखते हैं शिलोंग में मेघालय में है, लेकिन किस साइड है, लीवर्ड साइड है। शिलोंग मेघालय में है लेकिन किस साइड है, लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड जिस साइड हवाएं नहीं टकरा रही हैं, हवाएं उस साइड नहीं टकरा रही हैं, तो जो भी थोड़ी बहुत हवा गई या फिर जो भी थोड़े बहुत क्लाउड गए उधर,
उससे रेनफॉल हुई, और कितनी हुई 200 सेंटीमीटर। अब ये कहाँ पर 1200 और कहाँ पर ये 200 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका 5 गुना 6 गुना है, ये मल्टीपल 6 है ना। क्या हुआ शिलोंग में, क्या हुई, काफ़ी कम बारिश हुई, किसकी वजह से, लीवर्ड रीजन की वजह से। समझ आया, इतना क्लियर हो रहा है ना, जितना भी हम बताए हैं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए 6th पॉइंट। फिर हम 7th पॉइंट देखते हैं, 7th फैक्टर। नेक्स्ट है 7th फैक्टर। 7th फैक्टर क्या है, अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन मतलब अभी तुम क्या देखे थे, विंड्स कहाँ पर ब्लो होती हैं, लैंड से टच होकर ब्लो करती हैं। लेकिन अपर एयर सर्कुलेशन जैसे जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम से क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो देखते हैं। जेट स्ट्रीम है क्या, जेट स्ट्रीम को भी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। जेट स्ट्रीम क्या है, ये एयर है, ठीक है। ये एयर मतलब कहाँ पर ब्लो करे, ट्रोपोस्फेयर में। कहाँ पर, ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर में ये विंड ब्लो कर रही है, और ये क्या है, ये एक बैंड है पूरा जो काफ़ी हाई वेलोसिटी से, काफ़ी तेज़ी से ये ब्लो करता है। और इसकी जो चौड़ाई है वो मतलब एक रहती है 6 to 11 किलो, मतलब 6 to 11 मीटर या किलोमीटर अप्रॉक्स ऐसे ही रहती है। ये जो बैंड है ना काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी पर रहता है। ये जो बैंड है एयर का वो काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी मीन्स काफ़ी स्पीड से ये ब्लो करती है। ये क्या है, जेट स्ट्रीम है। ये कहाँ पर ब्लो करती है, ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर कहाँ है, लैंड से काफ़ी ऊंचाई पर है, लैंड से काफ़ी ऊपर है। तो क्या हुआ, अपर एयर सर्कुलेशन मतलब जो ऊपर जो लैंड में एयर ब्लो कर रही है वो तो कर रही है, ऊपर जो एयर ब्लो कर रही है, एयर का सर्कुलेशन है, उसकी वजह से क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो देखना है। जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम वेस्ट टू ईस्ट। जेट स्ट्रीम किधर से किधर ब्लो करती है, वेस्ट टू ईस्ट ब्लो करती है। और इसकी स्पीड कितनी होती है, 322 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में ये एयर जेट स्ट्रीम कितना किलोमीटर कवर कर रही है, 322 किलोमीटर। मतलब बहुत तेज़ी से ही ये विंड ब्लो होती है। उसे को क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। जेट स्ट्रीम दो तरह से हैं, दो तरह के हैं। कौन कौन से, एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और एक ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम या फिर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल स्ट्रीम जेट स्ट्रीम ये कब एक्टिवेट होती है, विंटर में एक्टिवेट होती है, ठीक है। कब, विंटर में ये जेट स्ट्रीम एक्टिवेट होती है। और ये जेट स्ट्रीम कहाँ पर है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हिमालय के ऊपर है, 25 डिग्री नॉर्थ, साउथ ऑफ हिमालय। हिमालय के जो साउथ पार्ट है उसके ऊपर जो ट्रोपोस्फेयर है उस एरिया पर है, और लैटिट्यूड क्या है, 25 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। समझ आ रहा है। नेक्स्ट है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी। और ये हो क्यों रहा है, ये जेट स्ट्रीम इतनी क्यों हो रही है हिमालय के पास, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी में जो वेस्टर्ली विंड्स की वजह से जो डिस्टर्बेंस हुआ है, मेडिटेरेनियन सी है उसमें काफ़ी ज़्यादा विंड हाई है, काफ़ी ज़्यादा एयर है। अब उस एयर में डिस्टर्बेंस हुआ जिसकी वजह से क्या कॉज हो गया, जेट स्ट्रीम कॉज हो गया। और ये डिस्टर्बेंस कैसे होता है, कभी कभी साइक्लोन से भी होता है, ठीक है। मेडिटेरेनियन, अब ये सी है, सी में बहुत से विंड्स होती हैं, बहुत ढेर सारी एयर्स होती हैं, जिससे क्या हुआ, साइक्लोन कॉज हुआ। और साइक्लोन क्या कर दिया, पूरी एयर को डिस्टर्ब कर दिया, जिससे कॉज हो रहा है जेट स्ट्रीम। कहाँ पर, हिमालय के साउथर्न रीजन में, साउथ ऑफ हिमालय। और ये साउथ हिमालय का साउथ पार्ट किस डिग्री पर है, 25 डिग्री नॉर्थ, ये लैटिट्यूड है, ठीक है, ये लैटिट्यूड है। इसकी वजह से ये जेट स्ट्रीम विंटर में कॉज हो रहा है। इसकी वजह से, इस जेट स्ट्रीम की वजह से
हैवी स्नोफॉल होती है। क्या? हैवी स्नोफॉल, स्नोफॉल हो रही है, जो बर्फ गिर रही है, ठीक है, किस साइड? वेस्टर्न हिमालयज में। वेस्टर्न हिमालयाज में स्नोफॉल हो रही है, काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो रही है। वो किसकी वजह से? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की वजह से, ठीक है। और विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। विंटर रेनफॉल, विंटर में रेनफॉल हो रही है क्योंकि ये जेट स्ट्रीम विंटर में एक्टिवेट है, तभी ये रेनफॉल हो रही है। कहाँ हो रही है? नॉर्दर्न प्लेन्स के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, नॉर्दर्न प्लेन के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। समझ आया? ये किसका है? ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कन्वर्ट हो गया किसमें? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम में। और ये जेट स्ट्रीम कब एक्टिवेट रहता है? समर में। ये जेट स्ट्रीम एक्टिवेट होता है कब? समर में, ठीक है। और कहाँ पर एक्टिवेट और ये कहाँ पर रहता है जेट स्ट्रीम? 15 डिग्री नॉर्थ ओवर पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर रीजन है इंडिया का, वो जो रीजन है वहाँ पर 15 डिग्री नॉर्थ पर लैटिट्यूड है, 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर ये जेट स्ट्रीम ट्रोपोस्फियर पर होता है, ठीक है। इस जेट स्ट्रीम से क्या हुआ? ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून मतलब यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। समझ आया? क्या हो रहा है? साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ इतना? अपर एयर सर्कुलेशन नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। नेक्स्ट है 8th फैक्टर। क्या है? साइक्लोनिक सिस्टम। साइक्लोन की वजह से क्या आ रहा है? क्लाइमेट पर इफेक्ट पड़ रहा है, उसको देखते हैं। साइक्लोन क्या है? साइक्लोन हम 9th में पढ़ चुके हैं। साइक्लोन क्या है? एक मतलब ऐसा एयर कि ये ओरिजिन है, मतलब एक पॉइंट मान लीजिए, इस पॉइंट के चारों तरफ क्या हो रहा है? पूरी एयर काफ़ी तेजी से क्या हो रही है? घूम रही है। यही क्या है? साइक्लोन है। दो तरह के साइक्लोन है, एक टेम्परेट साइक्लोन और एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। एक टेम्परेट साइक्लोन और एक ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन विंटर में ब्लो करता है। ब्लो करता है मतलब ये साइक्लोन कब एक्टिवेट होता है? विंटर में। कहाँ से किधर मूव करता है साइक्लोन? ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से ओरिजिनेट होते हुए आता है किस साइड? वेस्टर्न साइड ये साइक्लोन घूमता है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी से ये साइक्लोन बनता है और ये फिर किधर आता है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आता है, ठीक है। इंटर फ्रॉम वेस्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जब ये साइक्लोन वेस्ट की तरफ से इंटर कर रहा है, उस डिस्टर्बेंस को कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। जब वेस्ट की तरफ से ये आ रहा है साइक्लोन, उससे जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसे क्या कहते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। समझ आया? नेक्स्ट है, इसकी वजह से, टेम्परेट साइक्लोन की वजह से विंटर रेनफॉल होती है। कहाँ कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न साइड, ठीक है। ये क्या है? वेस्टर्न है और ये यूपी उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न साइड। यहाँ पर रेनफॉल होती है विंटर में। कहाँ कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। स्नोफॉल भी होती है कहाँ कहाँ पर? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। टेम्परेट साइक्लोन की वजह से जो साइक्लोन कब कहाँ पर एक्टिवेट होता है, मीन्स कब होता है? विंटर सीजन में। समझ आया? नेक्स्ट साइक्लोन है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन कब एक्टिवेट होता है? अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये साइक्लोन एक्टिवेट होता है। कब? जब मॉनसून क्या होता है? ख़त्म होता है।
मानसून ख़त्म होने के बाद, साउथ वेस्ट मानसून ख़त्म होने के बाद ये साइक्लोन एक्टिवेट होता है। कौन सा? ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये साइक्लोन बे ऑफ बंगाल से आता है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल से ये साइक्लोन आता है और किधर जाता है? इससे जो इस साइक्लोन से जो रेनफॉल होती है वो ईस्ट कोस्ट में होती है। ईस्ट कोस्ट में इंडिया के ईस्ट कोस्ट में रेनफॉल होती है और इतनी तेज रेनफॉल होती है, मीन्स इतनी तेज बारिश होती है यहाँ पर, जिससे उस एरिया की जो लाइफ है और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लाइफ है और प्रॉपर्टी है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है इस ट्रॉपिकल साइक्लोन से होने वाले रेनफॉल की वजह से। समझ आया? समझ में आ रहा है साइक्लोनिक सिस्टम? कौन कौन सा साइक्लोन है? टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये विंटर में एक्टिवेट होता है और ये अक्टूबर नवंबर में एक्टिवेट होता है मॉनसून के बाद। समझ में आया? सितंबर तक मॉनसून रहता है, अक्टूबर के बाद ये साइक्लोन आ जाता है। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। हम लास्ट फैक्टर देखते हैं क्लाइमेट का। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? 9th फैक्टर है एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। ENSO क्या है? एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। ये क्या है? ये एक करंट है, ओशियन करंट है। इसे कोल्ड हम्बोल्ट करंट कहते हैं और पेरू करंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कोल्ड हम्बोल्ट करंट और पेरू करंट। कोस्ट ऑफ पेरू, साउथ अमेरिका। एल नीनो क्या है? ये करंट है। कैसा करंट है? कोल्ड करंट है। इसे पेरू करंट भी कहते हैं। कोस्ट ऑफ पेरू, साउथ अमेरिका, ये कहाँ पर फ्लो करता है? कहाँ से फ्लो करता है? पेरू कोस्ट से। कोस्ट ऑफ पेरू ये कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। जब फ्लो करता है तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट रिच वाटर को अपने साथ फ्लो करते हुए लेकर आता है। मीन्स जो ये वाटर आता है इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। ये वैसे है तो ये कोल्ड करंट, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ मतलब ये हर साल करंट होता है, लेकिन कुछ साल में कभी ऐसा हो जाता है, मतलब किसी साल में ऐसा हो जाता है कि दिसंबर में ये कोल्ड करंट किस में रिप्लेस हो जाता है? वार्म करंट में। ये कोल्ड करंट किस में चेंज हो गया? वार्म एल नीनो में। ये वार्म एल नीनो करंट में। इससे क्या होता है? वार्म करंट से जो ओशियन है वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है 10 डिग्री सेल्सियस। उस ओशियन के सरफेस का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, मीन्स और गर्म हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा? वीक मानसून होगा। इसकी वजह से मानसून कैसा आता है? वीक मानसून, जिससे इंडिया में सूखा पड़ जाता है, ठीक है। इस करंट की वजह से वीक मानसून आता है और ड्रॉट इन इंडिया, मीन्स इंडिया में सूखा पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोल्ड हम्बोल्ट करंट। कोल्ड HB करंट मीन्स हम्बोल्ट करंट हाई प्रेशर रहता है पैसिफिक ओशियन में। हाई प्रेशर कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में। और लो प्रेशर है इंडियन ओशियन में। ये पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के बीच में ये मिलता है, ठीक है। हाई प्रेशर कोल्ड करंट पैसिफिक ओशियन में है, लो प्रेशर इंडियन ओशियन में है। तब क्या होगा? तब स्ट्रांग मानसून होगा। मानसून तो काफ़ी स्ट्रांग होगा, लेकिन नॉर्मल रेनफॉल होगी। क्यों होगी? क्योंकि जहाँ से विंड है साउथ ईस्ट विंड, जो साउथ ईस्ट विंड है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी, ज़्यादातर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी और जिससे नॉर्मल रेनफॉल होती है, ठीक है। मानसून स्ट्रांग होता है, रेनफॉल भी नॉर्मल होती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है, ना ही बहुत कम रेनफॉल होती है, ठीक है।
मान लीजिए क्या हुआ, पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर हुआ, इंडियन ओशन में हाई प्रेशर हुआ। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर हुआ, इंडियन ओशन में हाई प्रेशर हुआ, तब क्या होगा, तब होगा वीक मॉनसून। कैसा मॉनसून, वीक मॉनसून। और पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर है, इंडियन ओशन में हाई प्रेशर है, इससे वीक मॉनसून होता है, वीक मॉनसून फॉर्म होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें की जो विंड है, जो यहाँ पर इस टाइम पर जो विंड ब्लो कर रही है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, मॉइस्चर को उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है कि रेनफॉल हो जाए। ठीक है, अब जब हाई प्रेशर था पैसिफिक ओशन में, लो प्रेशर इंडियन ओशन में था, तब क्या हो रहा था, साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट विंड है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रही है, स्ट्रॉन्ग मॉनसून बना, नॉर्मल रेनफॉल हुई, मॉनसून स्ट्रॉन्ग है, रेनफॉल भी होगी। ठीक है, साउथ ईस्ट विंड क्या की, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ली, ये साउथ ईस्ट विंड एब्जॉर्ब कर ली, फिर मूव की, जब कॉरियोलिस फोर्स की वजह से इक्वेटर के पास गई तो ये वेस्ट की तरफ मूव हो गई, जिससे मॉनसून हुआ, कौन सा, साउथ वेस्ट मॉनसून। समझ आया, क्लियर हुआ इतना। एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, ENSO, ये क्या है, ये करंट है जिसकी वजह से क्लाइमेट में इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, जब हाई प्रेशर से, मतलब हाई प्रेशर है पैसिफिक ओशन में, लो प्रेशर इंडियन ओशन में, उससे क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग मॉनसून बन रहा है। ठीक है, और रेनफॉल हो रही है। और जब लो प्रेशर है पैसिफिक ओशन में, हाई प्रेशर इंडियन ओशन में, तब क्या, वीक मॉनसून बन रहा है, रेनफॉल नहीं हो रही है। हम्बोल्ट करंट, ये एल नीनो कौन सा करंट है, हम्बोल्ट, कोल्ड हम्बोल्ट करंट है। ठीक है, इसे पेरू करंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पेरू, जो साउथ अमेरिका में पेरू है, उस कोस्ट से ये फ्लो कर रही है, इस वजह से इसे पेरू करंट भी कहते हैं। ठीक है, समझ आया। और कभी कभी ये है तो कोल्ड करंट, कभी कभी ये वार्म करंट हो जाता है, जिससे उस ओशन का, उस सी का टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। समझ में आ गया। ये लास्ट फैक्टर था क्लाइमेट का, फैक्टर है जो इफेक्ट कर रहे हैं क्लाइमेट पर। समझ में आ गया, जितने भी फैक्टर्स पढ़ाएं आपको समझ में आया। जिस भी पॉइंट में या जिस भी फैक्टर में नहीं समझ में आया होगा, वो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसे हम फिर से समझा देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना, इसे नोट कर लीजिए। और देखिए, बोर्ड में कोई भी बुक अगर हम उठा के देखेंगे, सब में टॉपिक वही है। बोर्ड क्या करता है, सिलेबस जो दे रहा है वो टॉपिक वाइज देता है। ठीक है, कोई बुक रिकमेंड नहीं करता कि ये बुक से या वो बुक, हर बुक में टॉपिक सेम है, सिलेबस सेम है। ठीक है, क्वेश्चन भी हम किसी से भी सॉल्व करते हैं। अगर हमें कोई भी टॉपिक जो है वो क्लियरली समझ में आ रहा है अच्छे से, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, किसी भी बुक से आएगा, उसे हम आसानी से उसे लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सीज़न है, रिदम ऑफ सीज़न मीन्स किस तरह के, कितने टाइप्स के सीज़न है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये लेक्चर एंड हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।